के इतिहास के संबंध में यदि पूछा जाए अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में, तो ये एक शाहजहां के दरबारी इतिहासकार था। अगला बताएगा, दिल्ली की राजगद्दी पर जो है अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है। यानी दिल्ली की राजगद्दी पर जो है पहला अफगान शासक कौन था जिसने, तो आप जानते हैं दिल्ली की राजगद्दी पर पहला जो है बहलोल लोदी यानी लोदी वंश का ठीक बता रहे हैं, बहलोल लोदी के द्वारा जो है किस वंश का स्थापना किया गया था, लोदी वंश का स्थापना किया गया था। और ये दिल्ली की गद्दी पर पहला जो अफगान शासक था जिसने गद्दी पे बैठा था। तो पहला बहलोल लोदी के बाद कौन आया है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है आगरा शहर का नींव किसके द्वारा रखा गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा रखा गया था। कब रखा था, 1504 में। और आगरा का राजधानी दिल्ली सल्तनत का कब बनाया गया था, 1506 में, 2 साल बाद। ध्यान रखिएगा, 1504 में स्थापना किया है आगरा का सिकंदर लोदी के द्वारा, 2 साल बाद 1506 में आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। ठीक है, क्या तुर्क शासक था ना महमूद गजनी। नहीं, अब देखिए होने के लिए कहीं भी हो सकता है, उसके लिए ऐसे नहीं हम कर सकते हैं उस बीच में। बट ये जान लीजिए अफगान दिल्ली की गद्दी पर यानी दिल्ली सल्तनत का स्थापना तो इसे 1206 में हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक की बात करें, पहला अफगान बहलोल लोदी ही होगा जो लोदी वंश का स्थापना किया। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर का नींव रखा गया यानी शहर का स्थापित किया, और जो कि 1504 में, और राजधानी का बनाया 1506 में राजधानी बनाया है। ठीक है, और इसके बाद जो है सिकंदर लोदी के बाद कौन आया था, तो इब्राहिम लोदी आया था। इब्राहिम लोदी आया था, और इब्राहिम लोदी जो है कब मारा गया है, 1526 में, जो किस युद्ध के दौरान, पानीपत का प्रथम युद्ध के दौरान। ठीक है, अगला बताएगा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांता, जो कि तैमूर लंग का आक्रमण जो होता है, ये तैमूर लंग तुर्क आक्रमणकारी था, जो कि कब आक्रमण हुआ है इसका, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है, जो किसके काल में हुआ है, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और इसी तैमूर लंग का जो है सेनापति था खिजर खां, जो खिजर खां के द्वारा कौन सा वंश का स्थापना, सैयद वंश का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1451 सैयद वंश 1414 से 1451 सही है। ठीक है, 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहा है, और सैयद के बाद लोदी आ गया है 1451 से 1526 तक। अगला बात करते हैं, देख कर्नाटक युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। तो ये जो है कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें जो है कर्नाटक के टोटल 3 युद्ध हुआ है। जो पहला युद्ध कब हुआ था, 1746 से 1748। कर्नाटक का पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48, जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, एक्सला सापेल या फिर कहीं एला सापेल भी देता है। तो एक्सला सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जो कि 1748 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 49 से 54 तक चला था, 49 से 54 तक चला था, सही है, 49 से 54 बता रहे हैं, 49 से 54 तक चला था। और 55 में किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत, पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1756 से लेकर 1763 तक होता है। कब से कब तक होता है, 1756 से लेकर 1763 तक होता है, जो किस संधि के तहत समाप्त होता है, पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है, जिसमें तीसरे कर्नाटक युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध का भी नाम दिया गया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस देश के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, और इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही अन्य नाम है। ठीक है, जो कि 56 से 63 बोलेंगे तो 7 साल हो जाता है ना, 6 7 13 तो 7 साल होता है, इसलिए इस युद्ध का सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये संधि के बारे में याद रखना होगा, तो ऐप याद रखिएगा, APP जो होता है एप्लीकेशन वाला ऐप, ए से एला सापेल हो जाएगा, पी से पांडिचेरी और पी से पेरिस। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई, जिनके परिणाम स्वरूप जो है उनकी अंततः मृत्यु हो गई थी। कहाँ में, लाहौर में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला बताएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में जो है किनका कथन था, सम्मेलन में भारत को 2 करवी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए जो है उत्तरदायित्व रूप से शक्कर में जो है लपेट दिया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये किनका कथन है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा गया था कि जो है 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय
ठीक है, तथा संघ प्रदान की है, जिन्हें खाद्य यानी भोजन युक्त बनाने के लिए जो है गुड़ में लपेट दी गई है, यानी शक्कर में लपेट दी गई है। ये किनका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा गया था? एक इंजन तो है, हाँ, ब्रेक नहीं है, यानी ब्रेक रहित इंजन के बारे में कहा गया था इन्हीं। और गुलामी का दास्ता किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो है 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्ता भी कहा गया है। अगला बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज की मांग किया गया था। और बताइएगा, स्वराज जो है पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था? तो 1927 में जो है पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बताइए, 1927 के जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ में हुआ था? मद्रास अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति M.A. अंसारी। ठीक है सर, M.A. अंसारी के द्वारा जो है 1927 के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। और जिसमें क्या निर्धारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता। ठीक, अगला बताइएगा, भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान जो है कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, सही है। अगला बताइएगा, किस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल पे बैठा था? यही कंफ्यूजन होता है। देखिए, हम जान रहे हैं दो ही जगह कंफ्यूजन होता है। पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठे थे, ये अहमदाबाद मिल मजदूर के जो है खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें बैठे थे, जो पहली बार भूख हड़ताल पे। और ये क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था यही। अरे बताइए, किस पेशवा को जो है इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को जो है पेशवा को जो है इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, कांग्रेस के से जो है पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन जो था, जिसे कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है, उसका स्थापना कब तथा किसके द्वारा और उस संस्था का नाम क्या था? तीनों क्वेश्चन बताना है। देखिए, कांग्रेस से पूर्वगामी संस्था जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन था, जिसका स्थापना 1876 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक लाइन में 3 क्वेश्चन था, सुन लीजिए। कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन था? इंडियन एसोसिएशन। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना किया गया था। और जो है ये कब किया गया था? 1876 में। अब पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन का जो है कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 10 साल बाद, यानी 76 में स्थापना हुआ, 10 साल बाद जाके जो है 86 में इसका विलय हो गया कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन को ही कहा जाता है। अगला बताइएगा, मुस्लिम लीग ने जो है किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था या मनाया था? मुस्लिम लीग ने जो है किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? आप 14 अगस्त की बात जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस ना है। थोड़ा देखिए, कभी भी गलत हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 23 मार्च होगा, 23 मार्च 1940। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनाया गया था, वो 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया गया था। ये किस आंदोलन के दौरान बताया बोले थे? गलत हो गया, सुन लीजिए। असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और उसी दिन किनका मृत्यु हो गया था ये भी बताए थे? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 को ही। और उसी दिन से प्रारंभ हुआ। और जिस समय जो असहयोग आंदोलन के बाद जो है, यानी किस घटना के कारण रद्द किया गया था, यानी महात्मा गांधी वापस लिए थे चौरा चौरी कांड। और उसके बाद जो है वापस लेने के बाद जो है मतलब भारतीय लोगों के द्वारा विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। और उसी बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर का ये बयान आया था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना ये निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, इसलिए इसे नहीं जलाना चाहिए। ठीक, ये किनका था कहना? रविन्द्रनाथ टैगोर का। और असहयोग आंदोलन के दौरान कहे थे। अगला बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे? ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जो है ये गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोग एकत्र हुए थे। अगला बताइएगा, जो 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में जो है, सुन लीजिए पहले पूरा बढ़िया से। ठीक है,
पूरा सुन लीजिए। हम देखिए कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। अब बताएगा कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? ठीक है, बोल रहे थे ना आप लोग अभी जो दादा भाई नौरोजी किए थे 1906 के अध्यक्ष था। लेकिन ये बताइए उनके अध्यक्षीय भाषण जो उनके द्वारा जो भाषण लिखा गया था, उस भाषण को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, जीके गोखले के द्वारा जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षीय भाषण को जो लिखा गया था वो पढ़ा किन के द्वारा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा का संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष करेगा यह किस अनुच्छेद में? 118 के 4 में है। 118 के 4 में संयुक्त अधिवेशन, सुन लीजिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 108 के अकॉर्डिंग बुलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह क्या होता है? अगर कोई मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस स्थिति में मंत्री को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है मंत्रिपरिषद से। हम क्या बता रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पे जब हो जाता है, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा तो पूरा मंत्रिमंडल जो ही वही भंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया कोई मंत्री जो है, किसी मंत्री पे अविश्वास प्रस्ताव यदि आता है तो उस स्थिति में यानी पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में उस मंत्री को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, मंत्रिमंडल क्यों देगा? मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? पूरा हो जाएगा ना। अगला बताइएगा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा एक्ट कब आया था? 1971 में आया था मीसा एक्ट। सही। अगला बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 90 में ना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में, और महिला कोष है वो 93 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुच्छेद 19 में जो भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार जो उल्लेखित था, हम क्वेश्चन पहले ही बोल चुके हैं। अनुच्छेद 19 में जो उल्लेखित है कि भारत जो है कहीं किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है, उसके आगे पहले पूरा क्वेश्चन सुन तो लीजिए। ठीक है, और बताया इसी के अकॉर्डिंग बताया किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है जो पहले जम्मू कश्मीर में लोग भ्रमण नहीं करते, यानी जाके नहीं बच सकता था, तो 370 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग था जो वहाँ नहीं बच सकता था लोग। ठीक है, अब बच सकता है अब। ठीक है, अब 370 तो खत्म हो गया है ना। अगला बताएगा, जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई हो, तब अनुच्छेद 19 के द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबन हो जाता है। पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, यानी जब राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, उस स्थिति यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग जो भी मौलिक अधिकार मिलता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। उसके साथ साथ ही और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ये जान लीजिए, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रपति कभी भी घोषणा भी करेगा फिर भी 20-21 नहीं समाप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 20-21 नहीं समाप्त होगा? 338-39 ने 358 के तहत जो है समाप्त नहीं होगा। और आर्टिकल 19 जो समाप्त हो जाता है, ये अनुच्छेद 359 के तहत जो है 19 समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला बताएगा, जब किसी अधिकारी के द्वारा जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? ठीक है, सही है, परमादेश इंग्लिश में मैंडामस बोला जाता है। ठीक है, मैंडेमस बोला जाता है, यानी जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उस स्थिति में कौन सा रिट जारी किया जाता है? परमादेश। बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है? 32। और हाई कोर्ट 226 के तहत कितने प्रकार का रिट? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? जानते हैं 44 और 42, यही दोनों तो होगा ही। ठीक है, सुन लीजिए बढ़िया से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास कोई भी यदि विधेयक भेजा जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये फिर से संशोधन हुआ 1978 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनाया गया कि वो जो है उनकी वो बाध्य नहीं है कि उनको साइन करना ही पड़ेगा।
ठीक है, उनकी इच्छा होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग जो है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी उनके पास जो है अधिकार है, जेबी वीटो यानी वीटो का पावर जो है उनके पास होता है। क्या धन विधेयक अनुच्छेद 110 वो तो पारित होके आता ही है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, जब समझ लीजिए कोई यानी मंत्रिपरिषद द्वारा जो है कोई भी मामला को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कोई मंत्रिपरिषद मतलब क्या हुआ, संसद सदस्य हुआ, यानी जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा कोई भी विधेयक यदि आता है तो उस विधेयक को ये 42वां संविधान 1976 के तहत जो है इंदिरा गांधी के सरकार के समय जो है ये कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है उस पर साइन करने यानी विधेयक को प्रस्तुत यानी पारित करने के लिए उनको बाध्य था कि वो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी कारण इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, और सरकार गिरने का एक और कारण था कि लोकसभा का कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी बहुत सारा ऐसा चीज था जो मनमानी था, और राष्ट्रपति यदि बाध्य हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसलिए इंदिरा गांधी का सरकार गिरा था 76 में, फिर से 78 में जो किसका सरकार बना था, यानी इनका सरकार गिरने के बाद जो मोरारजी देसाई का सरकार बना था, यानी पहली बार जनता पार्टी का सरकार बना था 1977 में, जो कि कौन से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। और उनके काल में 1978 में जो संशोधन हुआ था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत जो है फिर से लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे फिर से 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। और उसके साथ साथ ही राष्ट्रपति जो बाध्य होते थे किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने यानी पारित करने के लिए, उस चीज़ को फिर से वापस करके वो बाध्य नहीं होंगे, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर मन होगा तो यानी अगर सही चीज़ होगा तो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, यानी पुनर्विचार के लिए फिर से भेजेंगे कि इसे इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, एक बार आप लोग फिर से देखिए और फिर से इसको पास कीजिए, तब जाके यदि वैसी होती उस स्थिति में पारित होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है संविधान कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन के लिए है, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन था, 370 था। ठीक है, अगला बताइएगा, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। ये किनके यानी किनका जवाबदेही होता है कि संसद से, ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक का जो है, भारत के महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, ये कैग की जो है उसका काम होता है देख रेख करना कि कोई भी जो धन का व्यय किया जा रहा है वो संसद की स्वीकृति के बिना किया जा रहा है, या संचित धन से जो भी धन निकलता है वो स्वीकृति है कि नहीं, या कहाँ पैसा जाता है, उस चीज़ का देख रेख करना ये कैग का काम होता है। अगला बताइए, राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष जो है किस आयोग की नियुक्ति करता है, तो बहुत सारा का करता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ही वैसा है, वित्त आयोग का करता है। आगे पूरा सुन लीजिए, ठीक है। जिसका कार्य जो होता है केंद्र व राज्यों के बीच जो है करों का यानी राजस्व का जो है बंटवारा करने का काम वित्त आयोग का ही होता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग होता है। बताइए, पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस में उल्लेख किया गया है, किस सूची में उल्लेखित किया गया है, तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का हो जाएगा। किस भाग में है, भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में ही है। ठीक है, 9 के क में कौन सी हो जाता है, नगर पालिका निगम 9 में है, भाग 9 में पंचायती राज, और 9 के क में नगर पालिका नगर निगम, और 9 के ख में सहकारी समितियां हो जाता है, सहकारी समितियां। और किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज होता है, और नगर निगम नगर पालिका 12वीं अनुसूची में हो जाएगा। बताइएगा 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है, 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हो जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, 11वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था, 1993 में। क्या संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका नगर निगम को जो है 1993 ही देता है। ठीक है, अगला बताइए, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय जो है ये किसके पास होता है, तो अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के तहत जो है अवशिष्ट शक्ति जो है यानी किसके पास हुआ करता था, वो गवर्नर के पास हुआ करता था, गवर्नर के पास हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाग 20 अभी बोले ही थे, जो कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग। बताइए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ठीक तो है, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, हाँ 30 सदस्य जो होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति का पद यदि खाली होने की स्थिति में जो है
यानी कितने समय के तहत जो है चुनाव होना अनिवार्य होता है? 6 महीना, ठीक है। और उस स्थिति में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलेगा किस अकॉर्डिंग? राष्ट्रपति के, यानी जितनी भी सुविधाएं राष्ट्रपति से किस निधि से दिए जाते हैं? पहले क्वेश्चन तो सुनिए। उच्च न्यायालय का वेतन भत्ता की बात यदि किया जा रहा है तो राज्य के समेकित निधि से जो है वेतन भत्ता दिया जाता है। उच्च न्यायालय का हम बोले हैं, ठीक है, तो राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है, समेकित निधि। अगला क्वेश्चन बताइएगा। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है या नहीं? ये चारों नदी जान लीजिए बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बट इसके साथ साथ जो है नर्मदा और ताप्ती ये कहाँ गिरती है? अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला बताएगा, भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? तो पाक जलडमरू मध्य होगा या फिर मन्नार की खाड़ी। ये दोनों के द्वारा, एक रामेश्वरम द्वीप भी है, ठीक, हाँ, धनुष टंका उसी को कहा जाता है। तो रामेश्वर द्वीप, इसके द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान अलग होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, हिमालय में जो है गंगा को 2 मुख्य उद्गम, एक भागीरथी दूसरा अलकनंदा, और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वो कौन सा संगम? देवप्रयाग होता है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे मिलती है? ये अलकापुरी के हिमनद, नहीं, ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अलकापुरी के हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी अलकापुरी के हिमनद से निकलती है। अगला बताएगा, शुक्र व अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला बुध सब जो, यानी शुक्र जो है सभी ग्रहों से चमकीला ग्रह होता है और बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। मंगल का उपनाम बता दीजिएगा। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएगा, कौन सा चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल जो है 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। अगला बताइएगा, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में जो है कौन उत्पादक घटक होता है? उत्पादक की बात करें तो हरे पेड़ पौधा हो जाएगा ना, उत्पादक में हरे पेड़ पौधा होता है। अगला क्वेश्चन की बात, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वनाच्छादन क्षेत्र का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। क्या? ठीक है, 1988 वन नीति हो जाएगा, उसके तहत 33% होगा, ठीक है। वन महोत्सव 1952 हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएगा, जैव सुरक्षा जो है यानी बायो सेफ्टी का जो है कार्टोजेना प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय करता है, ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अगला बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र खेलकूद संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से जो है कौन जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत। और ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में हो जाएगा, सही है। अगर बताइएगा, कौन सा बादल जो है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्तरीय वर्षा जो होता है स्तर से, वो वर्षा जो है तीव्र वर्षा लाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का कौन सा क्षेत्र जो है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का कौन सा राज्य है या फिर कौन सा क्षेत्र है जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार है, कर्नाटक पठार जो उच्च भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है। अगला बताइएगा, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है? लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत के पश्चिमी तट की तुलना में जो है पूर्वी तट किसके द्वारा अधिक प्रभावित होता है? भारत के जो है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट किसके द्वारा अधिक प्रभावित होता है? तो चक्रवातों के द्वारा, उस चक्रवात के द्वारा जो है अधिक प्रभावित होता है। अगला बताइए, अब जब जो है पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? बालतोर में, ठीक है, बालतोरा में जो है यानी बालोतरा देता है, ठीक, बालतोर में बाढ़ आता है। देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे राजस्थान बोलेंगे, ठीक है। अगला बताएगा, आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? हाँ, ठीक है, ये जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन जो है लोगों को जो है रक्षा प्रदान करने का काम करता है आम आदमी बीमा योजना। अगला बताएगा, भारत सरकार ने जो है विनिर्माण नीति, जिसे NMP कहा जाता है, विनिर्माण नीति कब जारी किया था? 2011 में।
भारत सरकार जो है विनिर्माण नीति कब जारी किया था? 2011 में किया था, 25 नवंबर 2011। अगला बताएगा, भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई जाने वाली संस्था का क्या नाम है? यानी अगर क्वेश्चन सीधा ऐसे उल्टा पूछा जा सकता है, सेवा क्षेत्र का संबंध किससे है? यानी सेवा, वो सेवा क्षेत्र उसके लिए हम बोल रहे हैं। ये सेवा एक तरह एक संस्था है, सेवा संस्था है। इसका संगठन ये जो है किस लिए बनाया गया था? तो महिलाओं के लिए रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए जो है सेवा संस्था का गठन किया गया था। अगला बताइएगा, कर सुधार समिति जो है इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को जो है, यानी चलैया समिति भी पूछा जाता है। चलैया समिति का संबंध जो है किससे है? कर सुधार से है, ठीक है। 1991। अगला राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय में जो है किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है? तृतीय क्षेत्र का होता है, यानी सेवा क्षेत्र, उसी को ही कहा जाता है। अगला गैसों का विसरण नियम जो है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किसके द्वारा? ग्राहम के द्वारा, ठीक है। अगला बताए, खाने के सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हम बोले खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाय मतलब क्या होता है? द्वारा होता है, समझिए मेरे द्वारा खाया जाने वाला, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। और धोने वाला सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, ठीक है। अगला बताएगा, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पावो किर्सेटस हो जाता है, सही है। अगला बताएगा, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया गया था, कंडक्टर का, ठीक है। और ये जो है कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अगला बताएगा, शरीर में रक्त अल्पता की जो है बीमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एनीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला बताएगा, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो है पानी का क्वथनांक कितना होता है? हम केल्विन पे पूछ रहे हैं। 373 केल्विन होगा ना, केल्विन पैमाने पे 373 हो जाएगा ना। K-273 होता है, उधर 100 डिग्री जल होता है, तो 100 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी 373 हो जाएगा ना। हाँ, वही चीज करता है। ऐसे रट के नहीं भी याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो जानते हैं कि जल जो है, जल का क्वथनांक बिंदु जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस पैमाना वो कन्वर्ट करने वाला जानते हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/100 होता है, यानी 5 होता है। यहाँ पे हम कट करके किए हुए हैं याद, जैसे कि जो C-0/100 होता है, तो 20 से कटने वाला नीचे में सब रहता है। तो C/5 बराबर जो है K-273/5 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट ही जाएगा। इधर C है, तो C के जगह पे 100 रखेंगे, उधर -273 बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यानी 373, K बराबर 373, यानी जल का क्वथनांक बिंदु जो है क्या हुआ? रैंकिंग है R वाला, वो रोमर होता है, R-80 होता है। वो R वही नहीं बता रहे, R/80 बोल सकते हैं, या R-0/80 होता है, देख लेंगे। अगला बताएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन होता है? सेलुलोज होता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज होता है, ठीक। अगला बताइए, विद्युत की वह मात्रा जिसमें जो है 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जो है जमा होता है क्या कहलाता है? 1 फैराड के बराबर हो जाता है, यानी सीधा सीधा समझना है। विद्युत की मात्रा जो वह मात्रा जिसमें जो है 108 ग्राम चांदी के, यानी वो कहीं कुछ भी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है, ये क्या कहलाती है? तो वो 1 फैराड कहलाता है। अगला बताइएगा, कुत्तों की घर के लिए जो व्हाइट सिटी स्टेडियम किस देश में स्थित है? लंदन, इंग्लैंड में स्थित है, सही है, व्हाइट सिटी स्टेडियम। अगला बताइएगा, स्क्वैश खेल में जो है कोर्ट का आकार क्या होता है? 32 × 21 होता है, यानी 32 फीट × 21 फीट होता है, ठीक है। स्क्वैश खेल में जो है कोर्ट का आकार जो होता है 32 × 21 होता है, वो फीट में होता है। अगला बताएगा, विनचेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? गलत है, पोलो से है। विनचेस्टर कप का संबंध जो है पोलो से है। बताएगा, क्राउडे कप का संबंध किससे है? क्राउडे पार्क स्वर्ण कप, क्राउडे पार्क स्वर्ण कप का संबंध भी पोलो खेल से ही है, ठीक है। अगला बताएगा, सुधीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से हो जाएगा। किंग्स कप का बताइएगा, तो बायुयान रेस से है, कल परसों भी हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा, टॉप स्पिन शब्द का संबंध किस खेल से है? टॉप स्पिन टेबल टेनिस ना होगा। टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप और काउंटर हिटिंग, ये सभी जो है
टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला बताइए लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल के लिए है? फुटबॉल के लिए है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए डोनाल्ड ब्रैडमैन ये किस खेल के खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो डोनाल्ड ब्रैडमैन जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अगला बताइए कीनन स्टेडियम जो है भारत के किस नगर में है? जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। अगला बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? 2007। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा 2007 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अगला बताइएगा नहीं कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ठीक है, बिल गेट्स हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स। अगला बताइएगा ये कब किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना? 1975 में किया गया था, ठीक है। अगला बताइएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइए कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी हुई गई जो है मद अस्थायी रूप से किस में स्टोर हो जाती है? यानी जैसे हम कट पेस्ट करते हैं ना, तो कट करते तो वो चीज़ हट जाता है लेकिन स्टोर तो रहता है, फिर जाके पेस्ट करते तो वहाँ पे कॉपी हो जाता है। वो किस में जाता है? वो तो वो क्लिप बोर्ड में जो है चला जाता है, उस समय क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है। अगला बताएगा कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा, यानी बूट स्ट्रैप कहा जाता है। बूट स्ट्रैप कहा जाता है, यानी लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने में जो स्टार्टिंग को बूटिंग ही बोला जाता है। ठीक है, वही चीज हम बोले, स्टार्ट होता है वो बूटिंग में होता है। अगला बताइए एक लोकप्रिय इन्वायरमेंट विंडोज 3 जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था कब किया गया था? 1990 में किया गया था। इन्वायरमेंट विंडोज 3 का जो है कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। अगला बताइएगा दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने का तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहा जाता है। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को जो है क्या कहा जाता है? इंटरफेस। मोडेम की बात करते हैं तो मोडेम क्या रहता है? वो तो एक तरह समझिए कि जो है एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में मोडेम का यूज करते हैं, ठीक। इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसमें सिम लगा हुआ था, तो वो दो कंप्यूटर के बीच संबंध थोड़ी ना स्थापित करता है। अगला बताइएगा माउस के कर्सर को गति घटाने एवं बढ़ाने के लिए जो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? जो लैपटॉप यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो पता होगा। तो माउस के कर्सर की गति को जो है बढ़ाने या घटाने के लिए, यानी जो फास्ट में इधर से उधर, वो कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आता है। वो कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिएगा, उसमें मिलता है माउस, ठीक है। रिप्लेस से होता है। हम माउस का कर्सर की गति घटाने बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कर्सर को जो है अगर देखिएगा बहुत स्लो, हाँ एक्टिविटी जो है यानी बहुत स्लो भी हो जाता है, बहुत फास्ट भी होता है, तो वो कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आता है। अगला बताइएगा भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका जो कवि वचन सुधा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका कवि वचन सुधा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। कवि वचन सुधा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा जो कि भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका था। अगला बताइएगा मिर्जा गालिब का संबंध जो है किस भाषा से था? उर्दू और फारसी दोनों से था। मिर्जा गालिब मशहूर शायर थे जो उर्दू और जो है फारसी दोनों भाषा से संबंधित। अगला बताइए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले आता, जो डाउट में आता है क्या कि जो संविधान में कुल कितना सूची है? 3 हो जाएगा ना, ठीक है। और 7, हाँ क्या हुआ? सूची की बात किया जाए सही है, 3 सूची है, और अनुसूची की बात किया जाए कुल अनुसूची कितना है? 12 है ये चीज। और क्यामी अनुसूची में 3 सूची है, 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। अगला बताइएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाया गया था, ये जर्मनी के एकीकरण के लिए। और भारत में जो कौन शासक के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति? बालबन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। अगला बताइएगा बुलेट प्रूफ पदार्थ में जो है कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है?
पॉलीएमाइड लाया जाता है, पॉलीएमाइड लाया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसको प्राप्त होता है? सुप्रीम कोर्ट को। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को। अगला बताएगा इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क किस क्रांतिकारी नेता के लिए शहादत? चंद्रशेखर आजाद के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा ब्रिटिश रानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय ने जो किस वर्ष राजगद्दी संभाली थी? एलिजाबेथ द्वितीय की बात करते हैं, 1952 में हो जाएगा। अगला पेपर गोल्ड शब्द का संबंध किससे है? IMF से हो जाएगा ना। आप जो बोल रहे हैं IMF का जो है पेपर गोल्ड जो कहा जाता है वो एक क्वेश्चन SDR को कहा जाता है। हम बोले अभी पेपर गोल्ड संबंध का संबंध किससे है, तो IMF से ही हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी का विशेष आहरण अधिकार जो है स्पेशल, वो आहरण अधिकार SDR करके जो होता है वो वही है। पेपर गोल्ड का उसी लिए प्रयोग किया जाता है आहरण अधिकार के लिए। अगला बताइए सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है, इंफॉर्मेशन हाईवे। अगला बताएगा टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल इकाई किसका प्रयोग करती है? कौन सा तरंग का? वो रेडियो तरंग का हो जाएगा ना। रेडियो तरंग नहीं होगा। पहले सुन लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से। टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट जो है में जो है कौन सा यानी कंट्रोल इकाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग ही सही आंसर है। अगला बताइए भारत के कौन से राष्ट्रपति ने जो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किया था? हाँ, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किया गया था। अगला बताइएगा BR अम्बेडकर का जो है जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1896 में होगा। रुक जाए क्या 97 क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए तो। किसका हम पूछ रहे हैं? वो सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी। हाँ हम पूछ, ठीक है। 1891 जो है BR अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 सही है। और BR अम्बेडकर का जो है जन्म हुआ कहाँ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब थोड़ा सा जो है जो भी कहने का मतलब जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनसे रिलेटेड उनके गांव का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछ रहा है तो ध्यान इस चीज़ को रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ। और महू मध्य प्रदेश में जो है BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था जो 1891। और इनकी मृत्यु जो है कब हुआ था? 57 गलत है, 1956 में। 1956 में इनकी मृत्यु हुआ था। जो कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। BR अम्बेडकर की मृत्यु नई दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ? हाँ हाँ, नेचुरल डेथ हुआ था। अगला बताएगा मूल्यांकन की किस यूनिट को जो है पेपर गोल्ड कहा जाता है? ये SDR हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की किस यूनिट को जो है पेपर गोल्ड SDR को कहा जाता है। अगला बताइए सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सा है? आलम आरा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी जो है ध्वनि को बजाने में कितना समय? 52 सेकंड। और स्पीड में 20 सेकंड हो जाएगा, यानी स्पीड वर्जन भी है ना वो 20 सेकंड। अगला बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है, सही। अगला बताइए भारत में जो है भारत विभाजन के समय खींची गई रेखा कौन सी थी? वो रेड क्लिफ यानी ठीक है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, जो कब खींचा गया था? 1947 में। ठीक है, और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और हिंडनबर्ग रेखा किस देश? जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ठीक है, अगला बताइए कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जो है प्रारंभिक नाम क्या था? जायरे था, सही है। अगला बताइए किस मानव निर्मित प्रथम उपग्रह को जो है कक्षा में भेजा गया था? किस मानव निर्मित प्रथम उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था? स्पुतनिक फर्स्ट को भेजा गया था। ठीक है, अगला किस पर्वत को सागर माथा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइए खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो है, पहले बोल लीजिए आप लोग। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो है बताइए किस शैली में बनाया गया है? ठीक है, नागर शैली में बनाया गया है।
चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया है, जो कि नागर शैली में बनाया गया है। तो नागर शैली किस भारत में है? उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बीच में बेसर शैली, यानी मध्य भारत में बेसर शैली हो जाएगा। राम मंदिर जो बना है वो भी तो नागर से राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है तो नागर शैली में होगा ना, यानी उत्तर भारत के अंतर्गत ही आता है ना, तो नागर शैली होगा। ठीक है, एक तो सीधा समझ लीजिए ना इस चीज को, जो है ऊपर नागर, नीचे दौ से दक्षिण, दौ से द्रविड़, नीचे में जो है मैप में क्या दक्षिण होता है ना, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। अगला बताए कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु, और कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से हो जाएगा। सही है। बताए अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? कहाँ है अलाई दरवाजा? दिल्ली में, दिल्ली, ठीक है बोल रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी का द्वारा निर्माण किया गया था, जो कि कुतुब मीनार का जो है प्रवेश द्वार है। बताएगा हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला बताएगा विजयनगर नरेश जो है किस देवराय की रचना जो था? अमुक्त मल्याद, किस भाषा में? तमिल या तेलुगु? अमुक्त मल्याद जो है, अमुक्त मल्याद का भाषा तमिल होगा ना, तेलुगु भाषा होगा। सही, अमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में, और एक जामवती कल्याणम था, वो संस्कृत भाषा में था। ठीक है, जामवती कल्याणम संस्कृत में और अमुक्त मल्याद तेलुगु में। देख लीजिएगा तो लुसेंट में एक बार। ठीक है, तमिल तेलुगु में। और इसके साथ साथ बताएगा ये जो अमुक्त मल्याद की रचना जो किया था, इसका संबंध किस विषय से था? विदेश नीति था। सही है, लोक प्रशासन एवं विदेश नीति से संबंधित था। अगला बताइएगा दशराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, अगला बताइएगा रामानुजाचार्य ने जो है किस बात का प्रतिपादन किया था? हम ये भी याद करवाए हुए हैं, लेकिन आप लोग एक बार हाँ देखिए, रामानुजाचार्य के द्वारा जो है कौन सा बात जो है, यानी बोला जाए तो जो प्रतिपादन किया था, किस बात का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैत। हम बोले थे राम भगवान जो है इंसान में एक विशिष्ट गुण वाले थे, इसलिए भगवान कहलाए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए रामानुजाचार्य की बात किया जाए किस बात से हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद से हो जाएगा। एक अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, यानी शंकर भगवान अद्वैत, यानी उनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए अद्वैतवाद हो जाएगा शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद का बताइएगा, तो द्वैताद्वैतवाद का हो जाएगा निम्बक। देख रहे हैं, द्वैताद्वैतवाद का जो हो जाएगा निम्बकाचार्य हो जाएगा। ठीक है, और द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य हो जाएंगे। एक शुद्धाद्वैत है, शुद्धाद्वैतवाद के हो जाएंगे वल्लभाचार्य। ठीक है, हम बता रहे हैं, एक बार करके याद रखिएगा। जैसे देखिएगा बुक में एक बार देख लीजिएगा, फिर जो है एक 2-3 दिन के बाद हो या चाहे उसी दिन शाम में हो, इस चीज़ को माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा एक बार बोल के। थोड़ा देर के लिए एक बार 2 बार कन्फ्यूजन होगा, फिर बुक पलट के देखिएगा, सदा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कन्फ्यूजन का चीज़ ही है। पूरे इतिहास हम बोल रहे हैं ना कि एक एक टॉपिक वाइज करके जो है ना, जितना जिस टॉपिक में जितना कन्फ्यूजन होता था सभी को, ऐसा नहीं हम ही को होता है, सभी को कन्फ्यूजन उस जगह पे होता है, और उस कन्फ्यूजन को आप चाहिएगा तो दूर कर सकते हैं। और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद समझ लीजिए कि जो एक अच्छा तैयारी जो कहा जाता है तभी हो पाएगा। आप सोचिएगा 1 लाइनर रट लिए, 1 लाइन रट लिए, तो उससे नहीं होने वाला है। आप एक यहाँ भले ही पढ़ लिए शुद्धाद्वैतवाद, जान रहे हैं कि वल्लभाचार्य होगा, वहाँ पे अगर द्वैताद्वैतवाद आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। हम बता रहे हैं वही रिलेट कर करके पढ़ना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। चलिए आगे आइएगा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है प्रथम राष्ट्रीय शासक, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना कब किया था? ठीक है, 322 में। और गद्दी पे कब बैठा था? 345 में। 345 में, सॉरी 1 मिनट, जन्म 345 में, 322 में गद्दी पे बैठा था। ठीक तो है, गद्दी बैठा यानी मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, अगला बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 56 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 में। किस घटना से संबंधित था ये? मक्का। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है मक्का से मदीना की यात्रा। ठीक है, अगला बताइएगा दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण
ठीक है, सुन लीजिए। विमल शाह की भी बोल लिए, नाम भी बोलिए, बताइए किस वंश से संबंधित शासक था ये? सोलंकी वंश से संबंधित था, सोलंकी शासक था। और सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। मूलराज ने, मूलराज प्रथम था सोलंकी वंश के संस्थापक। ठीक है, क्या हुआ, छोड़ दे? ठीक, करंट भी चलने दे। उब गए हैं, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, बंद करिए।